लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि माँ जियो से कहता है कि उसे सॉन्ग के सबसे बड़े बेटे को जान से मार देना होगा। सॉन्ग अगले दिन चोरी बुरी निकलने की तैयारी कर रहा था। बो और यांग ये देखकर बहुत खुश थे कि उन्हें चोरी बुरी जाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि वो वहाँ से डॉक्टर ची से मिल पाते और उस मशरूम्स के बारे में पता लगा पाते। बुआ को थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। वो यांग से कहती है, यांग, जो हम सोच रहे हैं अगर वो सच निकला तो? अगर सच में मैडम ली ने टियान के सीक्रेट को छुपाने के लिए डोंग की जान ली है तो? यांग कहता है, आपको कैसे पता चला कि टियान का कोई सीक्रेट है? बुआ कहती है, यांग, मैं इस बारे में तुमसे पहले भी बात करना चाहती थी। मैंने मैडम ली और जिया को बात करते हुए सुना था कि टियान का कोई सीक्रेट है। तुम्हें उसके सीक्रेट के बारे में पता है ना? अगर तुम्हें पता है तो प्लीज मुझे बताओ यांग, हम दोनों मिलकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। यांग कहता है, हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो बुआ कहती है, क्यों नहीं कर सकते? टियान इतना अच्छा लड़का है, क्या उसका सीक्रेट इतना ज्यादा बड़ा और इतना सीनफुल है? यांग कहता है, ये कहना बहुत मुश्किल है, सॉरी मैं नहीं कह सकता। तभी सॉन्ग वहां जाता है और यांग से पूछता है, क्या मुश्किल है? मुझे अभी के अभी बताओ, तुम टियान के सीक्रेट के बारे में क्या जानते हो? हमारी फैमिली में इस वक्त इतना ज्यादा कोहराम मचाया हुआ है। डोंग की मौत हो गई है, जिसका इल्जाम चान ली पर लगा रही है। वो दोनों टियान के किसी सीक्रेट की बातें कर रही हैं और अब तुम दोनों मिलकर भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आखिर बात क्या है? तभी बुआ कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस टियान को लेकर बहुत वरिड थी, इसलिए मैं यांग से पूछ रही थी कि कहीं टियान सीक्रेट वाली बात को लेकर बहुत टेंस तो नहीं है। सॉन्ग एक बार फिर यांग से कहता है, यांग, टियान का सीक्रेट क्या है? तो यांग उससे कहता है, अगर आपने हमारी बातें सुनी तो आपने ये भी सुना होगा कि मैं ये बातें नहीं बता सकता, मैं ये बात एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दीजिए। सॉन्ग कहता है, अच्छा, तो तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रहे हो मुझसे सच छुपाकर? अगर ऐसा है तो अब मुझे ली और टियान से डायरेक्टली जाकर पूछना पड़ेगा कि आखिरकार सच क्या है। ये देखकर यांग कहता है, ठीक है, मैं आपको सच बता देता हूँ, पर आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप टियन से कुछ नहीं कहेंगे। लास्ट नाइट टियन आपकी बात ना मानकर मेरे साथ बाहर गया हुआ था, सिर्फ इतना सा ही सच है। बुआ को थोड़ा शक हो रहा था, इसलिए वो भी मुझसे कंफर्म करना चाहती थी। सॉन्ग कहता है, पर तुमने कहा था कि तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। यांग कहता है, टियन एक अच्छा लड़का है। उस दिन जब मैं बाहर गया था तो आपने मुझे पनिशमेंट दी थी, इसलिए टियन बार बार उसी बात को सोचकर घबरा रहा था कि आप मुझे फिर से पनिशमेंट ना दें। सॉन्ग उससे कहता है, यांग, मुझे साफ पता चल रहा है कि तुम मुझसे झूठ कह रहे हो, मैं तुम्हारा फादर हूँ। सॉन्ग जब वापस आता है तो पाओ भी उससे पूछता है, क्या मिस्टर टियन का सच में कोई सीक्रेट है? अब तो मिस्टर यांग और बुआ भी इस बारे में बात कर रहे हैं। आप इस सीक्रेट के बारे में कैसे पता लगवाएंगे? क्या आप यांग को फोर्स करेंगे? तो सॉन्ग कहता है, अगर मैं उसे फोर्स करूंगा भी तो वो फिर से झूठ कहेगा, जैसा कि उसने आज कहा। मुझे कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। फिलहाल तुम सब पर नजर रखो, स्पेशली ली पर। पाओ कहता है, क्या आपको भी लगता है कि मैडम ली ने टियान के सीक्रेट की वजह से डोंग की जान ली है? तो सॉन्ग कहता है, जब तक मेरे पास एविडेंस ना हो तब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा। दूसरी तरफ जी उसी काम के बारे में सोच रहा था जो माँ ने इस बार दिया था। माँ ने उससे कहा था कि काम में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर तुम सक्सेसफुल रहते हो तो तुम्हें कभी भी मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बदले मैं तुम्हारी सिस्टर की मेडिसिन का फॉर्मूला तुम्हें बता दूंगा। जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें एक पर्सन दिखेगी जिसके पास ब्लू हैंकरचीफ होगा। वो तुम्हें बता देगी कि तुम्हें क्या करना है और किसे मारना है। जू प्लान बना लेता है कि उसे सॉन्ग के बड़े बेटे को मारना ही होगा। सब लोग चोन बुरी के लिए निकल रहे थे, तभी जिया एक नौकरानी से पूछती है, तुमने वो सामान रख लिया ना जो मैंने रखने के लिए कहा था? तो वो नौकरानी उसे हाँ कर देती है। ली उससे पूछती है, किस सामान की बात कर रही हो? तो जिया कहती है, मैंने सुना है कि डॉक्टर ची चाइना से वापस आ गए हैं, तो जस्ट इन केस अगर मेरी वहाँ उनसे मुलाकात हुई तो मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगी। इतनी दवाइयों का जो मुझे ज्ञान है सिर्फ उन्हीं की वजह से है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। चान नुआन से कहती है, वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें ध्यान रखना है कि अपने नज़रें टियन पर ही रखनी है। अब वो सब लोग चोन बुरी पहुँच जाते हैं। वहाँ के लोग उन सबका स्वागत करते हैं। तभी वो लोग सॉन्ग से कहते हैं, इस बार तो आप काफ़ी सारे लोगों के साथ आए हैं। तो सॉन्ग कहता है, इस बार हमारी फैमिली में एक बिग इवेंट होने वाली है, टियान की शादी होने वाली है, इसलिए मैं चाहता था कि सब लोग एक बार बुद्धा को रिस्पेक्ट देने के लिए आए। तभी वो टियन से पूछते हैं, तो आप शादी के बाद मिस्टर सॉन्ग को उनके ग्रैंड चाइल्ड भी देंगे ना? सॉन्ग टियन की तरफ देखते हुए कहता है, टियन, मुझे मेरे ग्रैंड चाइल्ड से जल्दी मिलवा दोगे ना? टियन कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा जाता है। पर उस दिन सॉन्ग टियन को काफ़ी मायूस सा महसूस करता है, तो वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है, आज तुम पूरे दिन काफ़ी शांत रहे टियन, क्या तुम किसी बात को लेकर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? प्लीज़ मेरे साथ शेयर करो। मुझे आज भी याद है जब तुम बच्चे थे, तुम और यांग हमेशा हंसते खेलते रहते थे। कितनी जल्दी तुम बड़े हो गए और बहुत जल्दी ही तुम पूरी सॉन्ग फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर लेने वाले हो।
टियन कहता है, डैड क्या अभी शादी करना ज़रूरी है? मैं अपने वर्क को काफ़ी इंजॉय करता हूँ, मुझे शादी की जल्दी नहीं है। सॉन्ग कहता है, पर क्यों टियन, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई हार्ड टाइम चल रहा है? मैंने कभी भी पहले डायरेक्टली तुमसे कोई बातें नहीं की, हमेशा तुम्हारी माँ के ज़रिए ही की हैं। पर शायद इस वजह से मैं डेली तुमसे दूर से दूर होता जा रहा हूँ, है ना? इसलिए तो तुम अपनी बातें मेरे साथ शेयर नहीं कर पाते हो। पर आज मैं तुमसे कह रहा हूँ टियन, तुम्हारे दिल में जो भी बात है प्लीज़ मेरे साथ शेयर करो, या फिर उस सीक्रेट के बारे में जिसके बारे में सब बातें कर रहे हैं। ये सुनने के बाद टियन एकदम शॉक्ड रह जाता है। टियन कुछ कहने ही वाला होता है, तभी ली वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, आप दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं? सॉन्ग कहता है, कुछ नहीं, वो हम फादर और सन के बीच की बात है। अगले दिन बुआ और यांग आपस में प्लान बना रहे थे कि वो डॉक्टर ची से मिलने के लिए कैसे जाएं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो चोनबुरी में कहाँ रहता है। पूरा सॉन्ग परिवार मिलकर बुद्धा की प्रेयर कर रहा था। तभी जियो भी वहाँ पहुँच चुका था। नुआन चान से पूछती है, मिस्टर यांग और मिस्टर टियन एक ही रूम में सोते हैं, हम कैसे मिस्टर टियन को बाहर लेकर आएंगे जिससे मिस्टर माँ का आदमी उसे जान से मार सके? चान पूछती है, पर हमें पता कैसे चलेगा कि मिस्टर माँ का आदमी यहाँ आ चुका है? तभी जियो बाहर से सीटी की आवाज़ निकालने लगता है। नुआन चान से कहती है, मिस्टर माँ का आदमी यहाँ आ चुका है, उन्होंने कहा था कि जैसे ही वो यहाँ आ जाएगा इसी तरीके की आवाज़ से हमें सिग्नल देगा। तो चान कहती है, अब बस तुम देखती जाओ, रात को मैं कोई ना कोई प्लान बनाती हूँ टियन को बाहर निकालने का। नुआन ब्लू हैंकर चीफ को लेकर बाहर निकल जाती है। जियो उससे कहता है, मुड़ने की ज़रूरत नहीं, मुझे बस प्लान बता दो। तो नुआन कहती है, आज रात को गोया टेम्पल में वो इंसान आएगा, तुम्हें बस उसे ही जान से मारना है। रात को नुआन नाटक करते हुए यांग के पास जाती है और उससे कहती है, चान मैडम को कुछ हो गया है, वो मॉन्क को अपनाने की बातें कर रही हैं। यांग वहाँ जाता है तो देखता है चान वहीं बैठी हुई थी। यांग को देखकर वो उसके पास आती है। चान नाटक करने लगती है और यांग से कहती है, यांग आज तक मैंने बहुत पाप किए हैं, टियन के साथ तो मैंने हमेशा गलत किया है, क्या तुम प्लीज़ टियन को यहाँ बुलाकर ला सकते हो? मैं उससे बातें करना चाहती हूँ और उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। यांग जाकर टियन को बुलाकर लाता है। टियन कहता है, आप मुझसे क्या बातें करना चाहती थी? चान कहती है, समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे ये सारी बातें कैसे कहूँ। मैं आज तक हमेशा तुम्हें और मैडम ली को नीचा दिखाती आई हूँ, उन्हें परेशान करती आई हूँ, पर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ टियन, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना। यांग को हालांकि अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। टियन कहता है, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियो वहीं पर छुपा खड़ा हुआ था, हालांकि वो टियन का चेहरा नहीं देख सकता था। अचानक से चान अपनी तबीयत खराब होने का दिखावा करने लगती है और वो टियन से कहती है, मुझे अपनी दवा लेने के लिए जाना है, तुम मेरा यही इंतज़ार करना। वो यांग को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। जियो को मौका मिल जाता है, वो अपना हथियार तैयार रखकर टियन की तरफ बढ़ने लगता है। उसने अभी भी टियन का चेहरा नहीं देखा था। यांग चान को रूम में लेकर आता है और उनसे कहता है, आप यहीं बैठिए, मैं अभी आंट जिया को बुलाकर लाता हूँ। तभी चान उससे कहती है, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगी, मुझे थोड़ा ठीक भी फील हो रहा है, तो किसी को मत बुलाओ। दूसरी तरफ जिया और ली टियन को ढूंढ रहे थे। जिया एक नौकरानी से पूछती है कि क्या उसने टियन को देखा है, तो वो नौकरानी उसे बताती है कि मैंने उन्हें गार्डन की तरफ जाते हुए देखा था। ली सोचने लगती है कि इतनी रात को वो गार्डन में क्या कर रहा होगा। जियो धीरे धीरे टियन की तरफ बढ़ रहा था। अचानक आंधी चलने लगती है और टियन की आंखों में धुंधलापन आ जाता है। जियो इसी मौके का फायदा उठाकर टियन पर हमला कर देता है। वो उसके हाथ पर चाकू मार देता है। आंधी की वजह से जियो को टियन का फेस नजर नहीं आ रहा था। वो टियन को जान से मारने वाला होता है, पर टियन अपनी जान बचाकर भागने लगता है। जियो भी उसके पीछे पीछे जाता है। यांग चान से कहता है, अगर आपको ठीक फील हो रहा है तो मैं टियन को देख कर आता हूँ। तो चान उससे कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। यांग कहता है, क्या मतलब है आपका? मतलब आप ये अभी बीमार होने का दिखावा कर रही थी? आपके दिमाग में क्या चल रहा है माँ? टियन भाग रहा था, पर जियो उसे पकड़ लेता है और उसके ऊपर आ जाता है। वो उसे चाकू मारने वाला होता है, पर टियन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। टियन उससे पूछता है, कौन हो तुम? जियो को जैसे जैसे क्लियर दिखाई देने लगता है कि वो टियन है। तुरंत जियो अपना निशाना उससे हटा देता है। टियन उसकी शक्ल देखने के लिए काला कपड़ा उसके चेहरे से हटाता है, तो वो काला कपड़ा टियन के फेस पर ही आ जाता है, जिससे वो जियो का फेस क्लियरली नहीं देख पाता। तभी जियो मैडम ली की आवाज़ सुनता है, जो टियन को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ रही थी। टियन उन्हें आवाज़ देने ही वाला होता है, पर जियो उसके लिप्स को लॉक कर देता है। अपने लिप्स के ज़रिए वो उसका मुंह बंद कर देता है। टियन की बॉडी एकदम नंब हो गई थी। यांग उस डायरेक्शन में देख रहा था। यांग टियन को आवाज़ लगाता है, तभी जियो वहाँ से भाग जाता है। यांग तुरंत टियन के पास भागते हुए आता है और उससे पूछता है, टियन क्या हुआ तुम्हारे साथ?
टियन की माँ भी वहाँ पहुँच जाती है। टियन कहता है किसी ने मुझ पर हमला किया था। जियो सोच रहा था मैंने बस तुम्हें जान से मार ही दिया था टियन। बुआ टियन की पट्टी कर रही थी, तभी सॉन्ग कहता है मैंने वर्कर्स को उस इंसान के पीछे भेजा पर उसका कुछ पता नहीं चला। सॉन्ग कहता है टियन क्या तुम्हें पता है वो इंसान कौन था? टियन कहता है नहीं फादर, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, काफी अंधेरा हो रहा था। ली पूछती है पर तुम इतनी रात को गार्डन में गए क्यों थे? टियन यांग या चान का नाम नहीं लेता बल्कि कह देता है मैं बस वहाँ वॉक के लिए गया था। जिस इंसान ने मुझ पर अटैक किया वो जरूर यहाँ का कोई डाकू होगा और मुझसे पैसे छीनने के लिए आया होगा। हालांकि ली का शक बार बार चान पर जा रहा था। सॉन्ग भी ये बात नोटिस करता है। सॉन्ग पाओ से पूछता है जब तुम उस इंसान के पीछे गए थे तो क्या तुम्हें कुछ अजीब दिखा था? पाओ कहता है नहीं, ऐसा तो कुछ भी अजीब नहीं दिखा, पर जैसा कि टियन ने कहा कि वो कोई चोर होगा, मुझे नहीं लगता कि वो कोई चोर था, वरना वो इस तरह गार्डन में जहाँ इतनी सारी लाइट्स लगी हैं वहाँ क्यों आता जहाँ कोई भी उसे नोटिस कर लेता। सॉन्ग कहता है मुझे भी यही लगता है कि वो कोई चोर नहीं था और ये बात भी जरूर टियन के सीक्रेट से जुड़ी है। यांग चांद से कहता है आज जो भी कुछ हुआ वो सब आपने करवाया है ना, वरना वो सब कुछ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। आपने झूठ कहा कि आप मॉन्कहुड अपनाना चाहती हैं बस इसलिए कि मैं टियन को आपके पास लेकर आऊं। आपको हो क्या गया है? आप ये सब क्यों कर रही हैं? आपने उसकी अच्छाई नहीं देखी। आज डैड के सामने उसने हमारा नाम नहीं लिया। डैड को अगर पता चल जाता तो वो हमें बाहर कर देते। चांद कहती है उसकी अच्छाई का मैं क्या करूं, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर वो एक दिन तुमसे सब कुछ छीन लेगा। अब मैं तुमसे एक और बार पूछ रही हूँ, या तो तुम खुद मुझे टियन का सीक्रेट बता दो या मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। ली भी टियन से आकर पूछती है तुम आधी रात के वक्त गार्डन में क्या कर रहे थे टियन? तो टियन कहता है मैंने कहा तो था कि मैं वॉक के लिए गया था। ली कहती है पर यह बात मुझे सच नहीं लगती। अगर चांद ये सब में इन्वॉल्व है तो मुझे ज़्यादा सरप्राइज फील नहीं होगा, पर क्या यांग भी इसमें इन्वॉल्व था? तो टियन कहता है यांग कभी भी मुझे हर्ट नहीं करेगा। ली कहती है टियन तुम नहीं जानते, एक माँ के दो बेटे ही आपस में एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। यांग तो तब भी तुम्हारा सौतेला भाई है। चान यांग से कह रही थी तुम मुझे उसका सीक्रेट बताओगे या नहीं? तो यांग कह देता है नहीं, मैं आपको कभी उसका सीक्रेट नहीं बताऊंगा। टियन अकेले में बैठा उसी पर्सन के बारे में सोच रहा था जो उस पर हमला करने के लिए आया था और उसे किस कर लिया था। तभी बुआ उसके पास आती है। बुआ उससे कहती है तुम अभी तक अपने रूम में नहीं गए, अगर उस चोर ने फिर से तुम पर हमला कर दिया तो? टियन कहता है नहीं, यहाँ पर काफ़ी लाइट्स हैं, अब वो वापस नहीं आएगा। बुआ कहती है टियन आज जब मैं तुम्हारे हाथ पर पट्टी कर रही थी तो मैंने देखा तुम्हारे और यांग के बीच कुछ चल रहा था, क्या कोई बात है? तो टियन कहता है एक्चुअली आज रात को मैं वॉक के लिए नहीं गया था, यांग ने मुझे अपने साथ बुलाया था। आंट चान ने मुझसे कहा कि आज तक उन्होंने जो भी कुछ किया उस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है और वो मुझसे माफ़ी मांगना चाहती थी, और उनके जाने के बाद ही मुझ पर हमला हो गया। मुझे नहीं पता कि ये कोई कोइंसिडेंस है या नहीं। बुआ कहती है टियन क्या तुम्हें यांग पर डाउट हो रहा है कि क्या यांग भी इसमें शामिल होगा? टियन कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर यांग मुझे कभी हर्ट नहीं करेगा। माँ जियो पर चिल्लाते हुए कहता है काम कैसे नहीं हुआ, टियन कैसे बच निकला? मैंने कहा था ना कि कोई भी गलती मत करना। जियो कहता है आप उसे क्यों मरवाना चाहते हैं? आप दोनों के बीच में हुआ क्या है? उस इंसान को देखकर नहीं लगता कि उसने कभी भी किसी का कुछ गलत किया होगा। माँ कहता है क्या तुम उसे जानते हो? जियो कहता है नहीं, पर उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हार्मलेस है। तो माँ कहता है वो तुम्हारे लिए हार्मलेस होगा पर मेरे लिए वो हार्मलेस नहीं है। उस लड़के ने मेरे बिजनेस में इंटरफेयर किया, वो मुझे ज़्यादा बनकर दिखा रहा था ना, तो मुझे उसे सबक सिखाना ही है। अभी तुम वापस जाकर आराम कर सकते हो पर तुम्हें मेरा ये काम करना ही होगा। जियो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए पर मैं ये काम नहीं कर सकता। वो काफ़ी रिच और पावरफुल फैमिली से है, अगर मैंने उसे जान से मारा तो मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। माँ कहता है लगता है तुम्हें अपनी बहन की कोई परवाह नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी दी हुई दवाई की वजह से ही तुम्हारी बहन की तबीयत ठीक हुई है? अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम्हें वो दवा भी नहीं मिलेगी और ना उसका फॉर्मूला। तो या तो अब तुम उस इंसान को चुनो या अपनी बहन को। सॉन्ग झांग की कब्र पर आता है और प्रे करने लगता है। तभी ली वहाँ आती है। वो सॉन्ग को देखकर कहती है मैंने हर जगह आपको ढूंढा पर आप कहीं नहीं मिले, मुझे लगा ही था कि आप यहाँ आए होंगे। सॉन्ग कहता है जब से झांग मर चुका है तब से 5 ड्रैगन एसोसिएशन पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही है। ली कहती है अगर आज झांग जिंदा होता और आपका कंसल्टेंट होता तो वो सब कुछ संभाल लेता। सॉन्ग कहता है सिर्फ एक वही ऐसा इंसान था जो मेरी ट्रू फीलिंग्स को समझ पाता था। वो बहुत हार्ड वर्किंग था, मैं उसे जो भी काम देता था वो बहुत अच्छे से करता था। काश वो एक होमोसेक्सुअल नहीं होता। ली पूछती है क्या उसका होमोसेक्सुअल हो जाना उसकी सारी अच्छाई को ढक देता है?
अगर आज वो जिंदा होता और वो चाहता कि आप उसे समझें, आप उसे स्वीकार करें होमोसेक्सुअल के रूप में ही, तो क्या आप कर पाते? या फिर आप उसे पहले की तरह एसोसिएशन से बाहर निकाल देते? सॉन्ग कहता है अगर वो आज जिंदा भी होता तब भी मुझे सेम डिसीजन ही लेना पड़ता, क्योंकि कोई भी होमोसेक्सुअल एसोसिएशन को नहीं चला सकता, लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता। ली को ये सुनकर दुख होता है। बो और यांग डॉक्टर जी की तलाश में निकले हुए थे। यांग कहता है आप वापस घर लौट जाइए, मैं यही रुकता हूँ, वरना डैड को आप पर शक हो जाएगा। मैं डैड से कह दूंगा कि मैं हमेशा की तरह बाहर घूमने के लिए निकला था। अगर हम दोनों वापस जाते हैं तो हमें डॉक्टर जी के बारे में कभी पता नहीं चल पाएगा। तभी बुआ डॉक्टर जी को वहाँ देख लेती है, जो सॉन्ग से मिलने के लिए ही आए हुए थे। डॉक्टर जी वहाँ खुद आ चुका था। वो सॉन्ग से कहता है मैंने मार्केट में लोगों से सुना कि आप यहाँ आए हुए हैं। मैं थोड़ा बिजी था इसलिए जल्दी नहीं आ पाया, पर जैसे ही मुझे पता चला मैं तुरंत आपसे मिलने चला आया। जी सॉन्ग से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है तो सॉन्ग कहता है मेरी तबीयत थोड़ी खराब रहती है, लेकिन जिया के ट्रीटमेंट की वजह से मैं काफ़ी ठीक हूँ। ली कहती है मैंने पाओ से जिया को बुलाने के लिए कहा है, वो आपको देखकर बहुत खुश होगी। अब डॉक्टर जी टियन और यांग को देखकर कहते हैं ये दोनों बहुत छोटे छोटे थे जब मैंने लास्ट टाइम इन्हें देखा था, अब तो ये काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो गए हैं। लगता है आप लोगों ने वापस जाने की पैकिंग कर ली है। मुझे दुख है कि मैं लेट हो गया। तभी सॉन्ग कहता है नहीं, हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं, अभी हमारे पास समय है। बोहा और यांग को ये देखकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि अब उन्हें डॉक्टर जी से बात करने का मौका मिल पाएगा। जैसे ही डॉक्टर जी वहाँ से जाने के लिए होते हैं, बोहा और यांग की नज़र उन पर ही होती है। जैसे ही वो अकेले होते हैं वो दोनों तुरंत डॉक्टर जी के पास पहुँच जाते हैं और उन्हें वो मशरूम्स दिखाते हैं। डॉक्टर जी उन मशरूम्स को देखकर शॉक रह जाता है और उन्हें बताता है ये तो ब्लड सकिंग मशरूम्स हैं। यांग कहता है ये मशरूम्स काफ़ी रेयर होंगे ना, क्योंकि मैंने फार्मेसी में जाकर हर किसी से इनके बारे में पूछा, पर किसी को भी इनके बारे में नहीं पता था। तो डॉक्टर ची कहता है ये मशरूम्स एक सीक्रेट नॉलेज से बनते हैं, हर कोई इन्हें नहीं बना सकता। ये इंसेक्ट के ऊपर बनते हैं, हम इन्हें ऑर्किड्स कहते हैं, पर इन मशरूम्स को देखकर लग रहा है कि ये किसी लिविंग थिंग के ऊपर बने हैं। यांग कहता है कि आप चेक करके बता सकते हैं कि ये किस लिविंग थिंग पर बने हैं। तो डॉक्टर ची कहता है ये तो वही बता सकता है जिसने ये बनाए हैं। ये मशरूम्स तुम्हें मिले कहाँ? तो बुआ बताती है ये सॉन्ग्स हाउस के बैकयार्ड में उगे हुए थे। अब जिया डॉक्टर जी से मिलने के लिए आती है। वो उन्हें देखकर पूछती है आप कैसे हैं, आप ठीक तो है ना, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? तो जी उससे कहता है तुम्हें तो पता है ना, मैं आरामदायक ज़िंदगी कभी भी नहीं जीना चाहता था, मैं बस लोगों की मदद करना चाहता था। जिया कहती है हाँ मुझे अच्छे से याद है, आपने मुझे कहा था कि आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करना चाहते हैं। मुझे आज भी याद है, अब तक मैं मर गई होती अगर आपने मेरी जान ना बचाई होती। तो आपने मुझे एक नया जीवन दिया था। अब जी उससे पूछता है जिया मैंने तुम्हें जो भी कुछ सिखाया था उसका तुम सही इस्तेमाल कर रही हो ना? जिया कहती है हाँ बिल्कुल, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो जी कहता है अगर ऐसा है तो मुझे ये मशरूम सॉन्ग हाउस के बैकयार्ड में क्यों मिला? जिया देखकर एकदम घबरा जाती है और कहती है ये मशरूम जरूर उन आंट पर ग्रो हुए होंगे जिन्होंने ऑर्किड्स खा लिए होंगे। आपको ये मशरूम्स किसने दिखाए? तो सॉन्ग कहता है अगर तुमने जो भी कुछ कहा वो सच है तो तुम्हें इस बात की क्यों परवाह है कि ये मशरूम्स मुझे किसने दिखाए? जी जब सॉन्ग से मिलता है तो सॉन्ग उसे बताता है मेरा एक वर्कर डोंग जिसकी मौत हो चुकी है, पूरी फैमिली को शक है कि उसकी मौत में मैडम ली का हाथ है, और कहीं ना कहीं मुझे भी ये शक है। डॉक्टर जी उससे कहता है आपके घर के बैकयार्ड में जहाँ से भी ये मशरूम्स मिले हैं वहाँ की खुदाई करवाइए, अगर अगर आपको कुछ भी मिलता है तो तुरंत मुझे खबर करिए। जिया तुरंत ली को जाकर बताती है कि कोई उनके मशरूम्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा है जो डोंग की बॉडी पर थे। ली उससे पूछती है तुमने बात को कैसे संभाला? तो वो कहती है मैंने बस डॉक्टर जी के सामने कोई भी एक्सक्यूज़ बना दिया है, पर मुझे नहीं लगता कि उन्हें विश्वास होगा। अब उन सब लोगों के वापस जाने का समय था। तभी सॉन्ग से मिलने के लिए ली वहाँ आती है। ली उससे कहती है इस बार जोन बुरियाना काफ़ी अच्छा रहा, डॉक्टर ली से जो मुलाकात हो गई, आपने उनसे इतने लंबे समय तक क्या बातें की थी? तो सॉन्ग कहता है कुछ नहीं, बस ओल्ड मैन वाली बातें, वो मेरी हेल्थ के बारे में पूछ रहे थे। अब वो ली से कहता है ली मेरी 3 वाइफ हैं, जिसमें बुआ मेरे लिए सबसे ज़्यादा लवेबल है, क्योंकि वो बहुत हम्बल है, कभी भी किसी चीज़ की डिमांड नहीं रखती, हमेशा दूसरों का ख्याल रखती है। दूसरी तरफ चान है जो हमेशा लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करती है, कभी किसी के सामने सरेंडर नहीं करती। और तुम जो मेरी मोस्ट रेस्पेक्टफुल वाइफ हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, तुम हमेशा मेरे काम के साथ मेरी मदद करती आई हो, इसीलिए तुम सॉन्ग फैमिली की मैडम भी हो। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कभी कभी होशियार से होशियार लोगों से भी गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ली, क्या ऐसा कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहती हो?
ली की आंखों में सडनली आंसू आने लगते हैं, पर वो कैसे भी कंट्रोल करते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है सर। आप मुझसे इस तरह क्यों पूछ रहे हैं? अगर आपके मन में कोई बात है तो डायरेक्टली मुझसे पूछिए। सॉन्ग उससे कहता है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अच्छी बात है, मैं तुम्हें समझता हूँ और मैं तुम्हें किसी भी तरीके की टेंशन नहीं देना चाहता। ली जब जिया से मिलती है तो उससे पूछती है, क्या मिस्टर सॉन्ग ने तुमसे भी कुछ पूछा? आज वो मुझसे बहुत अजीब बातें कर रहे थे। तो जिया कहती है, नहीं, उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं पूछा। अब ली पूछती है, बैकयार्ड में जो डॉग की लाश है उसका क्या हुआ? तो जिया कहती है, आप निश्चिंत रहिए, मैंने ऐसा पानी उस पर डाला था कि उस लाश का नामो निशान मिट चुका होगा। दूसरी तरफ सॉन्ग उसी जगह खुदाई करवा रहा था जहां वो मशरूम उग रहे थे, पर पाओ को काफी लंबे समय तक खोदने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक सॉन्ग की नज़र एक दांत पर पड़ती है जो उसी जगह पड़ा हुआ था। सॉन्ग तुरंत उस दांत को उठा लेता है। पाओ उसे देखकर कहता है, ये तो एक ह्यूमन टीथ है, इसका मतलब यहाँ कोई लाश गड़ी हुई होगी। सॉन्ग कहता है, अगर यहाँ सच में कोई लाश थी तो उसका केवल एक टीथ ही क्यों बचा है? चांद गुस्से में माँ के पास जाती है और उससे कहती है, तुमने ये कैसा आदमी भेजा था? वो ठीक से काम तो नहीं कर पाया बल्कि मेरे लिए मुसीबत खड़ी करवा दी। माँ उससे कहता है, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर पाई, वरना मेरे आदमी को थोड़ा और समय मिल पाता अपने काम करने के लिए। चांद कहती है, एक चाकू मारने के लिए उसे कितना समय और चाहिए था? माँ कहता है, अगर हम दोनों लड़ाई न करके इस बारे में सोचें कि टियन से छुटकारा कैसे पाना है तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे टियन के सीक्रेट के बारे में जानना है। आखिरकार क्या है वो सीक्रेट जो ली छुपा रही है? तो चांद कहती है, मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ उसके सीक्रेट को जानने में। आप टियन को रास्ते से हटाने के बारे में सोचिए, दूसरी तरफ मैं टियन का सीक्रेट पता लगाने की कोशिश करती हूँ। टियन जियो और उसके भाई बहन से मिलने के लिए आता है। वो उन दोनों को आवाज़ देता है, पर तभी उसे माई की आवाज़ सुनाई देती है जो दर्द से तड़प रही थी। टियन तुरंत अंदर जाता है तो वो देखता है माई की हालत बहुत ख़राब थी। जियो उसकी देखभाल कर रहा था। वो कहता है, जियो, सारी दवा ख़त्म हो गई है, अब हम क्या करेंगे? टियन कहता है, मुझे लगता है माई की कंडीशन बहुत सीरियस है, तुम्हें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो जियो कहता है, मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया था, पर उनके पास कोई मेडिसिन नहीं है जिससे वो ठीक हो सके। ऊपर से ये वार का समय चल रहा है जिस वजह से कोई विदेशी दवा भी मौजूद नहीं है। केवल मैं उसे चाइनीज़ दवा दिया करता था जो मैं किसी और से लेकर आता था। फिलहाल मेरे पास वो भी ख़त्म हो गई है। टियन पूछता है, उसका इलाज कब से चल रहा है? क्या अभी तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई है? तो जियो कहता है, उसकी कंडीशन केवल उस दवा को लेने से ही इम्प्रूव होती थी। जैसे ही दवा का असर खत्म होता है उसकी कंडीशन फिर खराब होने लगती है। टियन उससे पूछता है, तो अब तुम आगे क्या करोगे? क्या तुम माई को ऐसी ही हालत में रहने दोगे? जियो को तभी याद आता है कि माँ ने उससे कहा था, अगर उसे अपनी बहन की जान प्यारी है तो उसे टियन की जान लेनी होगी। यही सब सोचकर वो टियन से कह देता है, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और उसके जाते जाते वो अपना हथियार भी अपने साथ ले जाता है। दोनों किसी अलग रास्ते से जा रहे थे तो टियन उससे कहता है, तुम मुझे इस रास्ते से क्यों लेकर आए हो? मैं इस रास्ते को जानता नहीं हूँ। ये जगह थोड़ी सी डिजर्टेड ज़रूर है पर काफ़ी अच्छी लग रही है। जियो अपना चाकू जैसे ही निकालने वाला होता है टियन उसकी तरफ देखने लगता है। टियन उसकी तरफ इतनी प्यार से देख रहा था कि जियो की हिम्मत ही नहीं हो पाती उसे चाकू मारने की। और फिर उसे उसी दिन वाला वही किस याद आता है जो उन दोनों के बीच हुआ था। आखिरकार जियो अपने हाथ से चाकू नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर टियन कहता है, क्या हुआ, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? तभी जियो देखता है कि कोई पीछे से टियन पर निशाने साधे खड़ा था। वो उस पर गन चलाने वाला था। सडनली जियो टियन को धक्का दे देता है और वो टियन से कहता है, तुम उस रास्ते से जल्दी अपने घर चले जाओ, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगा। जियो उस आदमी का पीछा करता है जो टियन पर हमला करने वाला था। वो माँ का आदमी गुई ही था। गुई उससे कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मिस्टर माँ को धोखा दिया? तभी माँ भी वहाँ आ जाता है। माँ जियो से कहता है, मैं तुम्हें ही देखने के लिए आया था, तुम काफ़ी टाइम से मिसिंग थे। तभी गुई कहता है, ये टियन से मिला हुआ है, अभी मैं टियन को शूट करने वाला था पर इसने उसे बचा लिया, ये टियन को पहले से जानता है। गुई जियो को एक थप्पड़ मार देता है। तभी माँ कहता है, ऐसा मत करो, वैसे भी टियन अगर हमारे एरिया में मारा जाता तो बिग ब्रदर को हम पर शक हो जाता। जियो माँ से कहता है, तुम मुझे किसी और को मारने के लिए कह सकते हो पर इसको नहीं, प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो माँ कहता है, इसका मतलब तुम टियन को पहले से जानते हो और तुम दोनों काफ़ी क्लोज भी हो। जियो कहता है, उसने एक बार मेरे भाई बहनों की जान बचाई थी, वो मेरा बेनिफैक्टर है, बिल्कुल आपकी तरह। तभी गुई कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर माँ को उस टियन से कंपेयर करने की? माँ कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम उसे जान से नहीं मार सकते तो मैं समझ सकता हूँ कि उसने तुम पर एहसान किया है और हमें किसी के एहसान को नहीं भूलना चाहिए।
इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए अब 2 ऑप्शंस हैं। यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड लाने में थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा गाइस, क्योंकि मैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन में बिज़ी रहूँगी। आप लोगों को भी हैप्पी न्यू ईयर गाइस, एंड आई विश आप लोगों का नया साल बहुत अच्छा हो, पॉजिटिविटी से भरा हो। जो भी अच्छे काम आपके इस साल में नहीं हो पाए, आई होप नेक्स्ट ईयर में ज़रूर हो जाएँ। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर गाइस। अब हम अगले साल ही मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।